कि 1 तोला मोहर और 1 तोला रुपया। रुपये का मतलब क्या है? चांदी। फिर से सुनो, मैंने आपसे सवाल पूछे थे, रुपया, नोट और करेंसी में क्या अंतर है? रुपये का मतलब होता है चांदी, और जब हम चांदी के रुपए की बोलते हैं, हेलो, रुपए का मतलब है चांदी, थोड़ा बढ़ाइए, रुपए का मतलब है चांदी। मोहर का मतलब क्या है? सोना। दोनों की वेट कितना है? स्टैंडर्ड क्या होता है? वेट। तो दोनों का वेट कितना है? 1 ग्राम, 1 तोला। 1 तोले का मतलब कितना है? 11.66 ग्राम। तो ये जो स्टैंडर्ड है, ये किसने तय कर दिया? शेरशाह सूरी ने। और जितने भी सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के, उसको बनाता कौन था? सुनार। पर सुनार कहां बनाता था? हर गांव में बनाता था। तो आपको जितना सिक्के चाहिए, जितनी मोहर चाहिए, जितने रुपए चाहिए, आप उतना चांदी या सोना उसको देते थे, वो आपको ढाल के दे देता था। परंतु अगर सुनार उसके ऊपर लिख देता 1 रुपया, परंतु उसका वजन होता आधा तोला, देखने में तो सेम है, लिखा तो सेम है, तो स्टैंडर्ड लिखना होगा या वेट होगा? लिख तो कोई नहीं देगा कुछ भी। जैसे कागज का एक नोट, 2 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, दोनों का साइज तो एक ही है तो कागज ही। सिर्फ उसकी संख्या बढ़ा देने से क्या वो नोट का मूल्य बढ़ जाएगा? नहीं। मूल्य किसमें बढ़ेगा? कितनी वस्तु आती है वो उसका मूल्य है, अंक उसका मूल्य नहीं है। अंक तो सिर्फ दर्शाने के लिए, अकाउंटिंग के लिए है, हिसाब किताब के लिए। असली मूल्य तो उसके से कितनी वस्तु आती है। तो वस्तु का मूल्य वस्तु से नापा जाएगा या अंकों से नापा जाएगा? हेलो, वस्तु का मूल्य किससे? तो कौन सी वस्तु से नापे? जो सबको स्वीकार हो, राइट? तो लोगों ने कोडियों में भी नापा, तांबे में भी नापा, लोगों ने वस्तुओं में भी नापा, परंतु कौन सी ऐसी वस्तु थी जो हर जगह हर व्यक्ति को स्वीकार थी? सोना और चांदी। तो स्टैंडर्ड क्या था? कोई भी सुनार सिक्का बना सकता था। हर गांव में सिक्के बनते थे, कोई भी बना सकता था, परंतु वो उसका लिखावट टेढ़ी मेढ़ी हो सकती थी, परंतु उसका भार कभी कम नहीं हो सकता था। अगर आपका भार कम हो गया, उसको सीधी मौत की सजा थी। इसलिए भारत के सारे गांव में रुपया और मोहर क्या बनती थी? ढाली जाती थी, चलाई जाती थी, परंतु उसके मूल्य में कभी कोई अंतर आता नहीं था, क्योंकि उसका भार नहीं गिरता। वो स्टैंडर्ड है। किसी से भी बनवा दे। और अंग्रेजों ने पहला काम किया क्या? 1893 में ये जितनी भी टकसालें थी या जितने भी सुनार सिक्के ढालते थे, उनको बंद कर दिया। और अंग्रेजों ने बोला, आज के बाद अगर कोई सिक्का बनाएगा तो हम बनाएंगे। नहीं, पहले तो उन्होंने अधिकार ले लिया कि हम ही बनाएंगे, हमारे अलावा कोई व्यक्ति सिक्का नहीं ढाल सकता, सोना नहीं ढाल सकता, हम ही ढालेंगे। ये पहला कानून। फिर उन्होंने क्या किया? जो उसमें कितने ग्राम था? शुद्ध एक तोला चांदी थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया? उसमें मिलावट की। पहले कितनी मिलावट की? 8% की। फिर बाद में कितनी की? 15% की उन्होंने मिलावट की। फिर उन्होंने क्या किया? दोनों के भाव में अंतर कर दिया। जहां 1 तोला चांदी और 1 तोला सोने का, दोनों का रेशो था 10 का। कितना? 1 तोला सोना और 10 तोले चांदी आपको मिल जाती थी, 10 सिक्के मिल जाते थे। अब उन्होंने बोला नहीं, क्या मिलेगा? 15। 1 तोला सोने के बदले कितना मिलेगा? तो आपको क्या, जो सोने वाले को भाव बढ़ गया और चांदी वाले का 50% भाव कम हो गया। ये ऐसा अंग्रेजों ने क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया? भारत की करेंसी को रुपया कर दिया और अपनी करेंसी को पाउंड, क्योंकि वो सोने में थी,
उन्होंने अपने सोने का भाव बढ़ा लिया और हमारी चांदी का भाव आधा कर दिया। तो भारत का व्यापार, वस्तु उतनी जा रही थी, मूल्य कितना मिला? आधा। ये हुई भारत की सबसे बड़ी लूट, भारत के व्यापार की लूट। तो भारत जितने साल भी अंग्रेजों का गुलाम रहा, भारत का एक्सपोर्ट हमेशा इंग्लैंड से ज्यादा था। परंतु उन्होंने क्या किया? भारत की करेंसी का मूल्य क्या कर दिया? आधा। इसको बोलते डिवैल्यूएशन। परंतु उन्होंने डिवैल्यूएट करके 1906 में इसका अंतिम कानून बनाया, जिसको बोलते हैं मुद्रा अधिनियम 1906। उन्होंने इसको फिक्स कर दिया कि अब इसके बाद बदलेगा नहीं। 1934 में उन्होंने आरबीआई बनाया, परंतु उसके बाद उन्होंने 1500 में कागज के नोट लगाए, इशू किए 1850 के करीब। और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? रसीद, उसको क्या बोला? रसीद, उसको बोला नोट। क्या बोला? तो आप क्या बोला? चलो अपना अपना नोट निकालो। इसका क्या मतलब होता है कि मैंने क्या लिख के दिया था, मैंने आपको क्या नोटेशन दी थी। तो नोट का मतलब क्या है? रसीद। किसकी रसीद? किसी वस्तु के लेन देन की रसीद। तो 1 रुपए के लेन देन की रसीद का जो नाम है वो है नोट। 1 रुपए का मेटल मिंट वस्तु, 1 तोला चांदी का जो लेन देन है वो है रुपया। तो रुपए का मतलब क्या है? चांदी। 1 तोला चांदी। 1 रुपए का नोट का मतलब क्या है? कागज की रसीद। किसके बारे में? 1 रुपए की वस्तु की लेन देन की 1 रुपए की रसीद है, परंतु उसमें वस्तु का लेन देन नहीं हुआ। तो वस्तु कहां है? तो अंग्रेजों ने नियम बनाया कि ये ना चांदी खो जाती है, चांदी टूट जाती है, घिस जाती है, कोई लूट ले जाएगा। ऐसा करो, मैं आपको हुंडी दे देता हूं, तो आप क्या कहें? एक लखान ले जाओ। तो आपको अगर लूटेगा तो कागज लूटेगा, वस्तु तो मेरे पास है। तो अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया। जितने इंडिया में सोने और चांदी के सिक्के थे, उतनी मात्रा में उन्होंने नोट इश्यू कर दिए। क्या कर दिए? नोट। तो नोट का मतलब क्या है? तो रसीद। तो रसीद किसके पास है? आप व्यापार करने जा रहे हो, तो आपके पास क्या कि 1 लाख रुपए के रुपया है, यानी चांदी है। तो आपने चांदी किसको दी? बैंक में। और उससे क्या लिए? 1 लाख रुपए की रसीद दी। और उस रसीद पे लिखा कि मैं धारक को 1 लाख रुपया देने का वायदा करता हूं एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये कहीं भी जाओ, किसी भी बैंक में दो, आपको वहां 1 लाख रुपए के क्या मिल जाएगा? रुपए मिल जाएंगे। रुपए मतलब चांदी। तो आप रसीद लिए, आपने यहां से दी और वहां से दी और बदले में रुपए लिए। तो अंग्रेजों ने 1906 तक ये कानून बना के रखा कि रुपए का मतलब क्या है? 1 रुपया 1 नोट दोनों बराबर हैं। यही नियम था। तो नोट क्या है? रसीद। रुपया क्या है? चांदी। आपको क्या चाहिए? चांदी। चांदी का मूल्य, ठीक है। और चांदी की परचेजिंग पावर होती है, लेन देन होती है, क्योंकि उसके वस्तु से लेन देन कर सकते हो। अगर आप 1 रुपया चांदी का लेन देन आज करोगे तो कितने वस्तु आती है आपको? 4000 नोटों में जितनी आज वस्तु आती है उतनी चांदी। क्योंकि चांदी का 1 ग्राम चांदी, सॉरी 1 तोला चांदी का आज मार्केट वैल्यू 4000 रुपए। यस और नो? तो इसलिए हमारे रुपए का वैल्यू कितना है? 4000 रुपया है। किसमें? नोट का या रुपए का? असल में क्या है? लीगली क्या है? हमारा 1 रुपया असल में 4000 रुपए के बराबर होना चाहिए। किसमें? कानूनन। परंतु अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने आरबीआई बनाया। आरबीआई में आपसे क्या कहा कि हम आपको वायदा करते हैं
कि जब भी चाहोगे आपको चांदी मिल जाएगी। तो आप क्या करो, अपनी चांदी हमारे पास रिजर्व रखो। तो बैंक का नाम क्या रखा गया? रिजर्व बैंक ऑफ। वो किस चीज को रिजर्व कर रहा है? सोने और चांदी को। और रसीदों का आदान प्रदान आपने किया तो मिल जाता था हमेशा, तो आपको विश्वास हो गया कि ये रसीद पक्की है। तो आपने क्या बोलना बोला, 1 रुपए की रसीद की बजाय 1 रुपया बोलना शुरू कर दिया। तो भाषा का अंतर हो गया, वो था वो नोट, परंतु आपने क्या बोलना शुरू किया? रुपया। तो वो नोट ही रुपए का सिनोनिमस या रूपांतरण हो गया और आपने मान लिया, क्योंकि मिल जाता था, विश्वास था। ये ऐसा कब तक होता रहा? 1947 तक। 1947 में हमने गणना की कि भारत के रिजर्व बैंक के अंदर, वर्मा जी 1947 में भारत में जितने नोट इशू किए थे उतनी ही चांदी रिजर्व बैंक के, क्योंकि 100% कन्वर्शन था। जितना रुपया नोट छापे उतना वो रिजर्व रखते थे। तो 1947 में कितने नोट थे, हमने उसकी गणना की और उसके बदले में कितनी चांदी थी उसकी गणना की। मालूम है कितनी थी? 1,36,000 टन चांदी भारत में थी। और वो कहां थी? आरबीआई में रिजर्व पड़ी थी। परंतु 1906 के बाद अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया। आपको ध्यान से सुनना है ये बात को। वो कानून था कि ऐसा करो, व्यापार करने के लिए भी आपको सोना चांदी करनी पड़ती है ना। इंग्लैंड से व्यापार करना होता है, वहां यहां का माल जाता है, वहां का माल आता है, तो लेन देन के लिए भी तो आपको लेन देन वो कभी नोट में नहीं करते थे। वो लेन देन हमेशा किससे करते थे? सोने या चांदी से करते थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेन देन करने के लिए वहां आपको थोड़ा स्टॉक रखना पड़ेगा। तो जितना आपका करेंसी है, सोना चांदी है, उसका 20% आपको रिजर्व में रखना है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, ताकि वहां किसी को चाहिए तो वो ले सके। तो इन्होंने पहले 20% वहां रखा, 80% यहां रखा। फिर उन्होंने 1920 में आते आते उसको 40% वहां रखा, 60% यहां रखा। फिर वो क्या, यहाँ की मात्रा उन्होंने स्थिर कर दी और वहां की मात्रा बढ़ाते चले गए। तो आपको मालूम है कितना हुआ? यहाँ 10% रह गया, वहां 90% हो गया और देश आजाद हो गया। और ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट पास हो गया कि अब हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देके भारत का रिजर्व बैंक, भारत की सत्ता, भारत की सरकार, भारत का झंडा भारतीयों को देके जाते हैं और बैंक भी देके जाते हैं। उस दिन हमने रानी के सारे जो नोट थे, रसीदें थी, वो क्या कर दी? कैंसल। अगर आप रसीद कैंसिल कर दो तो माल तो आपका हो गया ना वापस, या सुनो? तो माल क्या था? चांदी। वो कितनी थी? 36,000 टन थी। वो हमने सारी रसीदें कैंसिल कर दी, तो बदले में आपको क्या मिलना चाहिए था? कितनी मिली? ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी लीगल लूट थी जो 1947 को हुई, आज तक नहीं पूछा किसी। और आज तक किसी भारतीय ने यह सवाल ही नहीं उठाया। किसी अक्लमंद ने, किसी नेता ने, किसी संविधान निर्माता ने, किसी बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सवाल नहीं उठाया। और उनको यह पता था, उनके सामने हुई थी ये लूट। उन्होंने लिखा है अपनी किताब। क्योंकि उस समय भी भारत का रुपया गोल्ड स्टैंडर्ड पे था। 1906 का कॉइनेज एक्ट के मुताबिक रुपए की परिभाषा है 11.66 ग्राम चांदी, और वो परिभाषा आज भी वही है। आज भी आपके रुपए का मूल्य कितना है? आपकी जेब में रुपया है या नोट है? और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैं धारक को 1 रुपया, क्या लिखा? एक नोट नहीं लिखा गया, क्या लिखा है? 10 रुपया लिखा गया है। 10 नोट, 10 रुपया लिखा गया है, नोट नहीं लिखा गया है। तो आपका रुपये का मतलब क्या है? 11 ग्राम
66.66 चांदी का सिक्का। तो जब उस पर लिख दिया गया कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वायदा करता हूं, और कहां देता हूं, कहीं भी किसी भी बैंक में जाके आप उसको करो, आपने कभी मांगे? तो ये समस्या अक्ल की है या लूट की है? अक्ल की है, क्योंकि हम पढ़े नहीं, हमें जो व्यवस्था दे दी गई उस व्यवस्था को हमने कभी पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। ओके, तो एक मिनट, तो अब एक शब्द आ गया, नोट, करेंसी और रुपया। तो 3 शब्द थे। तो रुपया क्या है? स्टैंडर्ड। क्या है? चांदी। करेंसी क्या है? 1 रुपए का जब आप नोट उठाते हो, वो किसके द्वारा लिखा, उसको किसके तो क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके ऊपर जो वचन है, क्योंकि आरबीआई कौन है? आरबीआई एक बैंक है, उसके ऊपर क्या सत्ता है, उसकी क्या विश्वसनीयता है, उसका क्या अधिकार है? उसका कोई अधिकार नहीं है, उसकी कोई विश्वसनीयता है, वो तो एक दुकान है। उस दुकान को प्रमाणिकता कौन देता है? अधिकार कौन देता है? सत्ता कौन देता है? उत्तरदायित्व कौन बनाता है? वो भारत सरकार बनाती है। तो भारत सरकार ने जब नोट बनाया, वो भारत सरकार ने बनाया या बैंक ने बनाया? भारत सरकार ने बनाया। तो भारत सरकार द्वारा जब 1 रुपया, देखो रुपया एक ही है और वो 1 ही रुपए का है, 2 रुपए का कोई रुपया नहीं है। जो 2 रुपए का है वो फकत और फकत सिर्फ नोट है। 1 गुणा 2 इज इक्वल टू 2। उसमें 2 चांदी के सिक्के समाये हुए, वो 2 चांदी के सिक्कों की रसीद है और कुछ नहीं है। तो जो सिर्फ रसीद है वो आरबीआई छाप सकता है, जो नोट है, जो करेंसी है, असली करेंसी है, वो भारत सरकार छापती है। और भारत सरकार के द्वारा, इसलिए भारत सरकार के द्वारा उसको वायदा किया जाता है कि मैं धारक को ये देने का वायदा करता हूँ। ये वायदा आरबीआई का है या भारत सरकार का है? तो हमें नोट किससे लेना है? अपना रुपया किससे लेना है? भारत सरकार के पास, राइट। तो 1947 के बाद भारत सरकार ने नोट छापने शुरू किए और वो छापती गई, परंतु हमारे पास जितना सोना और चांदी था वो तो अंग्रेज ले गए। हमारे बैंक में कोई सोना, कोई चांदी, कोई रिजर्व नहीं था। मैंने ढूंढा 1947 से लेके 1988 तक बैंक के पास कितना गोल्ड या सिल्वर रिजर्व था, उसका अकाउंट नहीं मिलता। 1988 के बाद मिलता है, जब पहली बार चंद्रशेखर ने 47 टन सोना गिरवी रखा था। वो भारत सरकार ने रखा था या आरबीआई ने रखा था? भारत सरकार ने रखा, तो रखा। फिर बाद में वो सोना चुकता कर दिया गया। किसके लिए लिया था? फॉरेन एक्सचेंज के लिए लिया था, डॉलर लेने के लिए लिया था, क्योंकि हमारे पास तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो और वो हमारा रुपया स्वीकार करते नहीं है, वो हमारा नोट स्वीकार करते नहीं है। उनके लिए हमारे नोट की, हमारे रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। वो किसके लिए बातें हैं कि आपके पास सोना कितना है, कितना मांगते हैं? सोना। तो 1988 में उन्होंने हमसे सोना लिया, तो बदले में हमको डॉलर दिया। डॉलर क्या था? सोने का था कि कागज का? तो उन्होंने हमारे 47 टन सोने के बदले हमको कागज के डॉलर दिए। उस डॉलर से हमने ऑयल खरीदा, हमारी अर्थव्यवस्था चली। चलो बाद में हमने खरीद लिया, उसको वापस कर दिया। धीरे धीरे भारत सरकार ने क्या किया? अपने सोने का भंडार खरीद के बढ़ाना शुरू किया। और वो जो सोना खरीदा वो भारत सरकार ने खरीदा, आरबीआई ने खरीदा? और वो रखा कहाँ? आरबीआई में रखा। तो 2014 में एक खबर आई, डॉक्यूमेंट दीजिए। 2014 में एक खबर आई
कि जैसे ही वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मई महीने में उन्होंने 200 टन सोना इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट में भेजा है। ये खबर हमारे एक मित्र हैं नवनीत चतुर्वेदी, उन्होंने ये खबर लीक किया और सभी पॉलिटिकल पार्टी ने ये सवाल किया। तो जब ये पूरी खबर फैल गई तो ये सवाल आरटीआई से, आरबीआई से भी पूछा गया कि क्या आपने 200 टन सोना इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट में भेजा है, तो वो क्यों भेजा है? क्या आपने उसको गिरवी रखा है? क्या आपके ऊपर कोई कर्जा है? क्या आपकी कोई देनदारी है? वो आपने क्यों भेजा? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हमारी कोई कर्ज नहीं लिया, हमारी कोई देनदारी नहीं है, हमने तो सिर्फ सिक्योरिटी इशू के लिए वहां भेजा है, सुरक्षा कारणों से भेजा है। तो किसी से आपको पूछना चाहिए, तो ये जो 12 लाख की सेना खड़ी रखी है, ये सिर्फ पटाखड़े फोड़ने के लिए रखी है क्या? ये क्या प्रधानमंत्री को सैल्यूट करने के लिए रखी है क्या? कितना सोना भेजा गया? 200 टन। कब भेजा गया? 2014 में। तो आज भारत के आरबीआई में कितना सोना है? कितना है? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूं। ओके, आज भारत में 2023 में 800 टन सोना है। कितना? उसमें से 600 टन के करीब इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट में पड़ा है एज ए सिक्योरिटी। यानी अंग्रेजों ने जो 1920 में कानून बनाया था कि आपके पास जितना भी रिजर्व होगा उस रिजर्व का 60% या 80% आप इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिजर्वेशन में रखोगे एज ए सिक्योरिटी, वो आज भी रखा जा रहा है। और आप कहते हो कि आपका देश आजाद है और आपके देश का रिजर्व बैंक है। समझ में आया? कुछ नहीं करना, सबके सब गूगल करिएगा आराम से बैठ के, अभी नहीं, और उसमें लिखिए कि भारत में कितना गोल्ड रिजर्व है, आरबीआई में कितना गोल्ड रिजर्व है। बस ये एक प्रश्न लिखिए, उसमें ये लिखा हुआ आ जाएगा कि 600 कुछ टन टोटल है 800 टन, और उसमें से 600 कुछ टन वहां पड़ा है, बाकी यहां पड़ा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये आ गया। ओके, इस समय भारत की सरकार का दुनिया में, मेरे पास आंकड़े हैं कि कितने देशों के पास कितना सोना है। तो लगभग 8100 टन के करीब सोना अमेरिका के पास है, ठीक है, और फिर रशिया के पास, दुनिया के हर एक सरकारी बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास कितना सोना रिजर्व है उसका आंकड़ा है। तो अमेरिका के पास जितना वो फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर दूसरों को देता लेता है, उसका 60% वो सोने में रखता है। तो यानी आपकी करेंसी का मूल्य तब होता है जब आपके पास सोना होता है। तो अमेरिका कितने % गोल्ड में रखता है? 60%। यूके कितना रखता है? 60%। जर्मनी कितना रखता है? 68%। तभी इन करेंसियों की, इन देशों की करेंसी ज्यादा है, क्योंकि उनके पास क्या है। और भारत के पास कितना है? भारत के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो लगभग $500 बिलियन है, और भारत के पास 800 टन सोना है। वो टोटल कितना है? 45 बिलियन का ही है। केवल 7% सोना है आपके पास। जितना फॉरेन रिजर्व है उसका केवल 7% ही आपके पास सोना है। परंतु हमारे रुपए का उनके पास कोई वैल्यू नहीं है, उनके रुपए का हमारे पास वैल्यू है, क्योंकि उसकी गोल्ड के साथ 60% उसके पीछे गोल्ड है। हमारे रुपए के पीछे केवल 7% गोल्ड है, इसलिए हमारे रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। अगर देशों में व्यापार में गोल्ड चलता है तो भारत के नागरिक, गोल्ड चलता है या सिल्वर चलती है तो भारत के नागरिकों के आपसी व्यापार में गोल्ड और सिल्वर क्यों नहीं है? जायज सवाल। समझ में आया?
समझ में आया? तो इसलिए सरकारों के बीच में कानून कुछ और है और भारत के नागरिकों के बीच में कानून कुछ और है। ये कहते हैं कि एक देश, एक करेंसी, एक कानून है कहीं? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये सिर्फ नाम का कानून है। अब आपके पास जितना गोल्ड है सिर्फ $45 बिलियन का। आपका कर्ज कितना है? कर्ज, ओके, कर्ज कहते हैं कि भारत की दुनिया में सबसे बड़ा कर्जई कौन है? भारत में सबसे बड़ा कर्जई कौन है? भारत में सबसे बड़ा कर्जई कौन है? सबसे ज्यादा कर्ज किसने लिया हुआ है? अडानी अंबानी उद्योगपतियों ने। भारत में सबसे बड़ा कर्जई कौन है? भारत सरकार। कितना कर्ज है? कितना कर्ज है भारत सरकार के ऊपर? 156 लाख करोड़। आपकी जीडीपी का कितना है? ओके, मैं बता देता हूं। जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री राज सत्ता में बैठे तो भारत की जीडीपी लगातार सिर्फ $1.25 ट्रिलियन थी और भारत का कर्ज था 52%। 1.25 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी थी, उसका 52% हमारा कर्ज था। आज भारत की जीडीपी कितनी है तो कर्ज कितना हुआ? 52%। 2.25%, 2.25 ट्रिलियन का 52% कितना हुआ? लगभग 1.25%, है ना? 112-13% ट्रिलियन जो है ना, 1.3 ट्रिलियन के करीब, सॉरी 1.13 ट्रिलियन के करीब आपका कर्ज था। आज आपकी जीडीपी कितनी है? 3.74 ट्रिलियन। कितनी? 3.74 ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब है कि ट्रिलियन का मतलब है अबज, अरब। उसमें उसको डॉलर में गिनते हैं। $1 कितने का है? 82 का। 1947 में कितने का था? $1 बराबर 1 रुपया। तो हमारी करेंसी का कितना डिवैल्यूएशन हुआ? 82 गुना, परसेंट नहीं, गुना। तो दुनिया में आप जितनी मर्जी तरक्की कर लो, जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लो, आप कभी भी अमेरिका का सामना, कंपैरिजन नहीं आ सकते, कभी नहीं खड़े हो सकते। उसका कारण टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका कारण विकास नहीं है, उसका कारण करेंसी है। आपको दुनिया, अमेरिका दुनिया को अपनी हथियारों से नहीं, अपने विकास से नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी से नहीं, अपनी करेंसी से लूट रहा है। उसी तरह से आपके जो बैंक हैं वो भी आपको किससे लूट रहे हैं? करेंसी से लूट रहे हैं। क्योंकि आपकी जो फसल है उसका वो दाम बढ़ने नहीं देते, जो आप बेचते हो उसका वो दाम बढ़ने नहीं देते हैं, और जो आप खरीदते हो उसका दाम वो कभी घटने नहीं देते। इसलिए इस देश के, खासकर हरियाणा पंजाब के किसान ने 1947 से लेके आज तक हर साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है। यस और नो? हर साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है। हरियाणा और पंजाब ने पूरे भारत की 150 करोड़, 1947 में 33 करोड़ थे और हमारे पास उनको खिलाने के लिए अन्न नहीं था। आज हम 150 करोड़ हैं और हमारे अन्न 4-4 साल के लिए भरे पड़े हैं। ये किसने किया? ये यहाँ के किसान ने। और जो अन्न भंडार भरा पड़ा है भारत का 3-3 साल के लिए, वो पैदा किसने किया? उसमें से 96% केवल पंजाब और हरियाणा ने पैदा किया। इतनी पैदावार आपने की। और सारे के सारे कर्जे में कौन है? आप। अगर आपको केवल, आपको दाम कौन सा दिया गया? एमएसपी, मिनिमम पॉसिबल प्राइस, एमपीएस एमपीपी। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जितना कम से कम हो सकता है वो आपको दिया गया। और जब आप
बाजार में चीज खरीदने जाते हैं तो आपको चीज किसमें मिलती है? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जितना आपसे चूसा जा सकता है उतना आपसे लिया जाता है, और जितना कम से कम आपको दिया जाता है उतना आपको दिया जाता है। और यह है आजाद देश की न्याय व्यवस्था। केवल आपकी फसल का केवल 2 ही फसलें, बाकी फसलों को छोड़ दो, उन फसलों का जितना MSP सरकार ने डिक्लेयर किया है, उसका बजट बनाया है, उसका बजट उसने रखा है, क्योंकि वो बजट आपके टैक्स से निकाल के रखा गया ताकि आपसे अनाज खरीदा जा सके, आपको कीमत दी जाए। अगर वही कीमत आपको दे दी जाती तो पता कितना मिलता आपको? 45 लाख करोड़ आपका भारत सरकार के ऊपर बकाया है। तो कर्ज में आप है या भारत सरकार है? भारत सरकार। भारत सरकार है। किसान कर्ज में नहीं है। जो बजट अलॉट किया गया वो भी आपको नहीं दिया गया, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है, इसलिए रिकॉर्ड प्रोडक्शन करके भी किसान गरीब है, इसलिए पूरे भारत का पेट भर के भी और उसके सारे अन्न भंडार भर के भी, ताकि दुनिया के सामने आपको हाथ न फैलाना पड़े, फिर भी आप गरीब हैं, क्योंकि आपकी सरकारों ने अपना वचन नहीं निभाया। अब इससे ऊपर आगे भारत सरकार के ऊपर कितना, सबसे ज्यादा बड़े कर्ज किसके हैं? हरियाणा सरकार। हरियाणा में सबसे ज्यादा कर्ज किसने लिया है? हरियाणा सरकार ने। पंजाब में किसने लिया है? पंजाब सरकार ने। यूपी में किसने लिया है? यूपी सरकार ने। और भारत में किसने लिया है? भारत सरकार ने। 1900 मैंने जैसे कहा 14 में हमारा जो कर्ज था वो 52% था जीडीपी का। हमारी जीडीपी बढ़ती रही तो हमारा कर्ज भी बढ़ता रहा। आज कितना कर्ज है? कोरोना से पहले भारत सरकार के पास की जो जीडीपी थी लगभग 3 ट्रिलियन टच कर गई थी, वो 2019 में, कोरोना से तुरंत पहले। और कर्ज कितना था? 72%। 72%। आज हमारी जीडीपी कितनी टच कर गई है? 3.74, यानी यूके के बराबर चली गई है। आज आपका कर्ज कितना है? 98%। आपकी जीडीपी का 98%, यानी ये सारा का सारा उत्पादन आप एक साल में करते हो, ये सारा का सारा उत्पादन कर्ज में दे दिया, कर्ज के भुगतान में दे दिया जाए तो भी आपका कर्ज का भुगतान होता नहीं है। सबके हाथ से एक भी निवाला आपके मुंह में ना जाए, सारा का सारा साल का उत्पादन उनको दे दिया जाए तो भी आपका कर्ज पूरा नहीं होता। इतना कर्ज आपकी सरकारों ने लिया है। और टोटल कर्ज, क्योंकि कुछ सरकारों ने बाहर से भी लिया, ये तो भारत के अंदर से लिया गया है, जो बाहर से लिया गया है वो है 21%, दोनों मिला के 118% कर्ज भारत सरकार के ऊपर हो गया है। अब आपका सारा फॉरेन रिजर्व दे दिया जाए तो भी भारत सरकार के पास पैसा नहीं है, और इसलिए आपकी करेंसी का कीमत लगातार गिरती जा रही है और अमेरिका की लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये लगभग 3.70 ट्रिलियन जो कर्ज है जो भारत सरकार ने लिया है, वो लिया किससे है? आपसे लिया है, आपसे लिया है, आपसे लिया है, आपसे लिया है, किससे लिया है? वर्ल्ड बैंक से नहीं लिया, वो तो भारत के अंदर से। बाहर जो लिया वो तो 21% लिया है, भारत के अंदर से किससे लिया है? हेलो, वो किससे लिया है? करोड़पतियों ने तो पहले लिया हुआ, वो तो 40 करोड़ लिए, 40 लाख करोड़ तो करोड़पतियों ने लिया हुआ है बैंकों से। ये सारा का सारा जो कैसा पैसा है ये भारत के बैंकों से लिया है। 156 लाख करोड़ जो उन्होंने बोला रुपए में, ये भारत के बैंकों से लिया है। तो अब सवाल उठता है कि भारत में जितनी मुद्रा छपती है, बैंक आरबीआई छापता है, वो कितनी है? 34 लाख करोड़। टोटल मुद्रा कितनी है भारत में?
34 लाख करोड़, और कर्जा कितना है? यानी सारे के सारे पैसे जितने भी भारत की अर्थव्यवस्था में हैं वो सारे इकट्ठे करके और आरबीआई को दे दें तो कितने साल लगेंगे वापस देते हुए? 4 साल। एक भी रुपया एक भी नागरिक के पास ना हो और एक वो सारे इकट्ठे करके कर्ज मुक्ति के लिए दे दिए तो भी आज 4 साल में भी आपका कर्जा, सॉरी 5 साल में भी आपका कर्जा पूरा नहीं होता है। पर मेरा सवाल है, बैंकों के पास वो कर्ज देने के लिए जब मुद्रा ही 34 लाख करोड़ की है तो उन्होंने 156 लाख करोड़ के कर्ज कहां से दे दिया? मैं ये सवाल आप बता रहे थे। यही है असली बैंकिंग, क्योंकि बैंक आप जब, आप में से किसने कभी कर्जा लिया है? आपने लिया है? आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको कर्ज कहां से मिलता है और वो कर्ज कहां से पैदा होता है। कितना लिया था? मैंने अभी रिसेंटली 30 लाख के आसपास में लिया था। 13 30 लाख लिया। ओके, जब आपने 30 लाख का कर्ज लिया तो बदले में क्या दिया बैंकों को? कोलैटरल तो दिया होगा ना, गिरवी तो रखा होगा ना। पर्सनल लोन लिया था। अब पर्सनल लोन पे भी कुछ गिरवी रखा होगा आपने, सैलरी स्लिप पे। यानी आपने अपने भविष्य की अर्निंग दी। हाँ, कितने साल की? 5 साल। 5 साल का जो टोटल वेतन है ये इन्होंने गिरवी रखा, क्योंकि अब जब इन्होंने कर्ज लिया तो जो सैलरी थी वो किसके अकाउंट में आएगी? उसका जो पूरा हिस्सा इसके अकाउंट में नहीं आएगा, उसका हिस्सा अपने आप कट के बैंक में जाएगा। यही किया। तो 5 साल की सैलरी, लगभग पूरी 5 साल की सैलरी इन्होंने गिरवी रखी, यानी 5 साल का खून पसीना मेहनत गिरवी उन्होंने रख दिया। अपने जीवन के 5 साल उन्होंने बैंक के साथ गिरवी रखे। असल में उन्होंने अपनी जिंदगी के 5 साल गिरवी रखे। राइट, ओके। तो बैंक ने आपको 30 लाख रुपया दिया, तो 30 लाख रुपए में कैश आपको दिया? नहीं, नंबर दिए, अकाउंट में दिए। इनको कैश दिया कि चेक दिया? रुपये दिए कि नोट दिए? हेलो, इनको क्या दिया? इनको चेक दिया, ज्यादा से ज्यादा इनको एक चेक दिया। नहीं, अब तो आंकड़े, या आज तो चेक भी नहीं देते। उन्होंने क्या किया? इनके नाम का एक अकाउंट खोल दिया और उस अकाउंट के ऊपर लिख दिया 30 लाख रुपए, और आपको बोला जब जितनी जरूरत होगी ले लिया करो। तो आपने अपना रुपया निकाल के उसी बैंक में डाल दिया, यानी एक हाथ से दे दिया और दूसरे हाथ से लेके इनका अकाउंट खोल दिया। अच्छा, वो जो अकाउंट आप जब अपना पैसा बैंक में जमा करते तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो जो ये आपको अकाउंट खोल के आपका पैसा 30 लाख रुपए उसमें जमा कर लिया गया था, माइनस जो भी आपने माइनस किया उसका इंटरेस्ट दिया हमको। अपना पैसा दे के बैंक एंट्री में ट्रांसफर कर दिया, अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अकाउंट नाम इसके था परंतु वो पैसा किसके पास है? तो बैंक ने कभी कुछ दिया इनको? कुछ नहीं दिया, नंबर चेंज किया। वो जो नंबर में जो 30 लाख रुपए इन्होंने इनके अकाउंट में लिखे वो उन्होंने किसी दूसरे अकाउंट से निकाले होंगे तो ही इनको दिए ना। तो बैंक के किस अकाउंट से वो पैसे निकले? तभी इनके अकाउंट में जमा हुए ना। तो क्या वो किसी अकाउंट से निकले? वो किसी अकाउंट से नहीं निकलते, क्योंकि बैंक का जो अकाउंट है वो वही रहता है। उल्टा हुआ, बैंक के अकाउंट में मान लीजिए 100 करोड़ रुपया था और उन्होंने 30 लाख का लोन और दे दिया, तो बैंक के अकाउंट में कितना होना चाहिए था? 99 लाख 70 करोड़ 70 लाख होना चाहिए था। परंतु अब क्या है? उल्टा होता है, बैंक के अकाउंट में कितने पैसे हो जाते हैं? 100 करोड़ 30 लाख। 100 करोड़ 30 लाख। तो इनको लोन देने से बैंक की आय कम की, पूंजी कम हुई या बढ़ी? बढ़ी। तो वो जो 30 लाख आए वो कहां से आए? वो आरबीआई ने दिए, वो छापे उन्होंने नहीं छापे, वो उन्होंने फकत एक अकाउंट लिख के आपके अकाउंट में लिख दिया। और 10% इसी तरीके से
आपको 30 दे दिए, इनको 20 दे दिए, इनको 50 दे दिए, इनको 2 दे दिए, इनको 5 दे दिए, इनको ये दे दिए, इनको ये दे दिया, इनको दे दिया। और जितने जितने वो अकाउंट बनाते गए उतने वो अपनी एसेट में बढ़ाते चले गए। इन्होंने तो चलो अपनी 5 साल की मजदूरी दी, आपने लोन दिया तो बदले में क्या दिया? साहब ने यूनियन बैंक का दिया क्या? 2 लाख रुपए में तो आपने लिया? हाँ जी। उन्होंने कैश दे दिया आपको 2 लाख? नहीं, कैश नहीं दिया। कैश नहीं दिया तो क्या दिया आपको? डिजिट दे दी 2 लाख। उन्होंने या तो चेक दिए या डिजिट दिए या अकाउंट में खोल दिया। अकाउंट खोल बदले में आपसे क्या लिया? बदले में जी 4-5 साल की किस्त बना दीजिए मेरे। नहीं, वो तो किस्त बना दी, आपसे लिया क्या? ना लिया नहीं जी। कोलेट्रल क्या लिया? गिरवी क्या रखा आपने? एग्रीमेंट रखा जी, ऑनलाइन होगा। तो ये गिरवी रखा तो इन्होंने ऑनलाइन दिया, परंतु इनकी फ्यूचर की जो अर्निंग है वो उन्होंने इनको ले ली। परंतु कईयों की प्रॉपर्टी ली, कईयों के मकान लिए। आपकी क्या ली? आपकी इनकी प्रॉपर्टी ली। तो इन्होंने क्या किया? बैंक करता क्या है? बैंक धंधा करता है जो कागज और नंबर का, कागज और नंबर को प्रॉपर्टी में, संपत्ति में बदलने की मशीन है। प्रॉपर्टी आपकी, मेहनत आपकी, संपत्ति आपकी, सोना आपका, चांदी आपकी, सेविंग्स आपकी, वो आपको देता है या तो कागज या नंबर, और कुछ नहीं देता। और ये करने के लिए आपसे इंटरेस्ट भी लेता है, फाइल चार्जेस भी लेता है, इंटरेस्ट भी लेता है, फाइल चार्जेस भी लेता है, और पेनल्टी भी लेता है, और इंश्योरेंस भी लेता है, और इंश्योरेंस भी लेता है, और काट के देता है। क्या किसी सर क्या किसी कानून में लिखा हुआ है कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है? कोई भी इंटरेस्ट लेना का कोई लीगल प्रावधान नहीं है। इसलिए बैंक कभी भी इंटरेस्ट अर्निंग अपनी बैलेंस शीट में नहीं लिखता कि उन्होंने इतना इंटरेस्ट कमाया, वो कभी लिखित में नहीं लिखता। बैंक हमेशा लिखता है सर्विस चार्जेस। क्या लिखता है? इंटरेस्ट चार्जेस कभी नहीं लेता। फाइल चार्जेस, सर्विस चार्जेस एंड अदर चार्जेस लिखता, उसको कभी क्लासिफाई करता नहीं है। ये सीधी सीधी आंकड़ों की हेरा फेरी है जो जनता के साथ की जाती है भारत सरकार की परवानगी के साथ। अब आप आते हैं थोड़ा सा अंत में आते हैं कि बैंक ऐसे करता है। तो बैंक ने क्या किया? आरबीआई ने नोट छापे 34 लाख करोड़। बैंकों, वो आरबीआई ने वो नोट दे दिए कमर्शियल बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंकों को, वो उन्होंने रिजर्व में रख लिए 10% के तौर पे। फिर क्या किया? उन्होंने बाकी रुपए देना शुरू कर दिया सबको कर्जे में, यानी उन्होंने अकाउंट खोलने शुरू कर दिए। इस समय 34 लाख करोड़ का केवल करेंसी है, और जो सर्कुलेशन है, मनी की जो सर्कुलेशन है भारत में, वो 274 लाख करोड़ की है। यानी ये जो कमर्शियल बैंक हैं उन्होंने 34 लाख करोड़ को कितनों में बदला? 274। यानी कर्ज कितना पैदा किया? 230 लाख का अतिरिक्त कर्ज पैदा किया। वो सिर्फ हवा में किया। उसके मुकाबले बैंकों के पास ना सोना है, ना चांदी है, ना करेंसी है। आपकी जमीन है उस पर। फिर भी बैंक की प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है क्योंकि बैंक ने कमाया है। उन्होंने आपकी जमीन कमाई है, आपकी मेहनत कमाई है, आपकी प्रॉपर्टी कमाई है एज ए कोलेट्रल। इसलिए जब भी लोन देता है, जितने मात्रा का लोन लिखता है उतनी बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है, उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। पर बैंक क्या करता है? बदले में 10% आपको देता रहता है। क्योंकि हम लोग कैश से लेना देन भूल गए, हम सिर्फ नोटों में लेन देन करते हैं या चेक से लेन देन करते हैं। जितना अधिक चेक से लेन देन करोगे उतना कैश कम लोगे, उतना ज्यादा नोट बैंक छापता है यानी लोन देता है, उतनी उसकी अर्निंग बढ़ती चली जाती है। इसलिए भारत में उत्पादन बढ़ता है 2 से 3% की रफ्तार से। देश में खेती 2-3% से ज्यादा नहीं बढ़ती एक साल में,
करेंसी किस रफ्तार से बढ़ती है? करेंसी किस रफ्तार से बढ़ती है भारत में? नंबर बताता हूं आपको, नंबर बताता हूं, सुनिए। उन 2016 में जिस दिन नोटबंदी हुई, भारत में कितनी करेंसी थी? 16 लाख करोड़। जिस दिन प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठे तो कितनी करेंसी थी? 12 लाख करोड़। जिस दिन, आज कितनी करेंसी है? 34 लाख करोड़। यानी जितनी करेंसी भारत ने 65 साल में पैदा की, उससे डबल करेंसी केवल पिछले 7 साल में पैदा की। उत्पादन हुआ है, ठेंगा, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं, राइट। जो घर आपका 2 लाख में बन जाता था, आज 50 लाख में क्यों बनता है? मिट्टी तो वही है, ईंटें तो वही है, सरिया तो वही है, रेत तो वही है, परंतु आपकी कीमत बढ़ती जाती है, क्योंकि उसको लेन देन के लिए ज्यादा करेंसी छापी जाती है। तो आपके जेब में ज्यादा पैसे डाले जाते हैं ताकि आपकी ज्यादा प्रॉपर्टी कोलैटरल के तौर पे ले ली जाए। इसलिए अच्छा, अगर आप मान लीजिए बैंक का, अगर आप दिवालिया हो जाओ तो बैंक क्या करता है? आपके ऊपर कब्जा कर लेता है, राइट। अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो, अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो आपको क्या करना है? बैंक की प्रॉपर्टी बेच के आपको मिलना चाहिए ना। तो आप जाओ तो बैंक की कोई प्रॉपर्टी नहीं है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के बैंक की, किसी बैंक की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो बिल्डिंग है वो किराए की, फर्नीचर है वो किराए का, आदमी वो कंप्यूटर किराए है के, वो किराए के, आदमी है वो किराए के, और जो सोना उन्होंने आपसे लिया है वो भी यहां नहीं रखा, वो भी रखा जाके इंग्लैंड इंग्लैंड में। में। आपके हाथ में क्या है? ठन ठन गोपाल। आपके 1 रुपए के सिक्के पे ठेंगा लिखा हुआ है, छपा हुआ है ना, वो ठेंगा। ये है। तो ये क्या है? ये एक पाइपलाइन है जिससे एक व्यक्ति, परिवार, गांव, समाज की सारी समृद्धि को अपने आप वहां पहुंच जाती है। ये पाइपलाइन की व्यवस्था है। आपके सबके घर में, सबके अकाउंट में, सबकी मेहनत पे, सबकी संपदा पे ये उन्होंने पाइपलाइन लगाई हुई है। चूस रहे हैं, टीका लगाया हुआ है, चूस रहे हैं। अब अंतिम बात कह के मैं बात करता हूं। भारत सरकार, थैंक यू, भारत सरकार के ऊपर कितना कर्जा है? भारत सरकार के ऊपर कर्जा कितना है? 156 लाख करोड़। और भारत की उस कर्जे को, और भारत ने विदेशों से कितना कर्जा लिया है? 21% है। जीडीपी का 21% है। असल में वो 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। तो आपका फॉरेन रिजर्व कितना है? 500 बिलियन। तो वहां कितना कम हो चुका है? 100 बिलियन। यानी आपके पास कर्जा देशों का ज्यादा है, अदा करने की कैपेसिटी नहीं है। तो बाहर के जो लोग हैं आपसे करेंसी में लेंगे, अमेरिका आपसे करेंसी में लेगा, रुपया स्वीकार करेगा, तो वो आपसे क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? परंतु जो सोना आपके पास है वो तो केवल 45 बिलियन का है, तो भी ऊपर से 60 बिलियन का कर्जा आपके ऊपर अधिक है, तो वो 60 बिलियन किस में दोगे आप? तो इसीलिए वो आपका सारा सोना गिरवी रखते हैं, तभी आपको सोना देते हैं। कोविड के समय में आपका जो कर्ज है वो तकरीबन जीडीपी का 48% तक बढ़ा है पिछले 4 साल में। उसके बदले में आपका सारा सोना लूट लिया गया है। परंतु अब भारत को अपना काम करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में 16% का अंतर है। इंपोर्ट 16% ज़्यादा है, एक्सपोर्ट 16% कम है, और पिछले 15 साल में वो कभी पॉजिटिव नहीं हुआ। फिर भी भारत का जो फॉरेन रिजर्व है, बोलते हैं ना विदेशी, हमारे पास बहुत पैसा है, मोदी जी कहते हैं ना बहुत पैसा है, 500 बिलियन डॉलर है, 550 बिलियन डॉलर है। तो 550 बिलियन डॉलर है, वो इंपोर्ट ज्यादा है या एक्सपोर्ट ज्यादा है? भारत के इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है? इंपोर्ट ज्यादा। कितना? 16%। यानी 16% हमारा धन बाहर जा रहा है। परंतु हमारे क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करते हैं,
तो मोदी जी ने कहा कि हम 100% फॉरेन इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करेंगे, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो फॉरेन रिजर्व में करेंगे, तो वो हमको मिल जाएगा, इसलिए हम ये घाटा पूरा कर लेंगे, इसलिए 100% FDI करो। किया ना मोदी जी ने, किया ना। और फिर साथ में किया कि भारत के व्यापार करो, वो जो भारतीय बाहर जाएंगे, भारतीयों को बाहर भेजो, वहां से कमा के वो पैसा यहां भेजेंगे, अब उस पैसे को भी हमारी अर्निंग बढ़ेगी, इसलिए हमारा क्या फॉरेन रिजर्व पॉजिटिव रहता है। सबसे बड़ा झूठ है ये। 2, पिछले 8 साल में टोटल FDI केवल $82 बिलियन का है, सॉरी $34 बिलियन का है। ठीक है, जितने भारतीय बाहर गए हैं, उन्होंने भारत को भेजा है, वो $29 बिलियन है। दोनों कितना हो गया? 34 और 29, 63 बिलियन का आपके पास प्लस आया है। और इतने ही समय में भारत छोड़ के कितने भारतीय बाहर गए हैं परमानेंटली बिलियनियर? नौकरी करने नहीं गए। पिछले 8 साल में 11 लाख भारतीय अरबपति, करोड़पति, अरे गरे नथु खैरे नहीं नौकरी करने गए। क्या करने गए हैं? वो वहां प्रॉपर्टी खरीदने, बिजनेस करने गए। यहाँ के सारा बिजनेस उठा के वो वहां की सिटीजनशिप करके ले गए। एक व्यक्ति PRO लेके गए हैं। एक व्यक्ति अमेरिका जाता है पीआरशिप पे, तो उसका PR फंड का खर्चा ही केवल 80 लाख रुपया। कितना? 80 लाख। उसके बाद वो वहां जाएगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा, घर भी खरीदेगा, गाड़ी भी खरीदेगा, धंधा भी करेगा, तो कितना लेके गया होगा? और वो जो सारा पैसा लेके गया, वो रुपया लेके गया या डॉलर लेके गया है? तो 11 लाख भारतीय जो बाहर गए हैं, वो जितना भी आप कमा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा बाहर है। तो भारत को लूटने के लिए वो यहाँ का सोना ही नहीं लूटते, वो यहाँ के सारा टैलेंट ही नहीं लूटते, वो यहाँ के सारे अरबपति भी लूट लेते हैं। राइट? इसीलिए नीरव मोदी भागता है, इसीलिए मेहुल चोकसी भागता है, इसीलिए मालिया भागता है। परंतु जब वो भागता है तो बैंक क्या करता है? वो रुपया लेके गया या फॉरेन एक्सचेंज लेके गया? डॉलर लेके गया। वो डॉलर लेके गया, वो रुपया लेके नहीं गया। अब वो रुपया लेके नहीं गया, डॉलर लेके गया। तो बैंकों ने पीछे से क्या किया? उसको वसूली की, उसको बाहर लेके आए। उन्होंने क्या किया? NPA का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट करके उसको राइट ऑफ कर दिया। उसने जो अकाउंट, जिस अकाउंट में उसको लोन दिया था, वो सारा का सारा लोन अकाउंट क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। और एक नया कानून है, आज अगर नीरव मोदी वापस आ जाए, मालिया अगर वापस आ जाए और वो लोन चाहे, इसी पल उसको लोन मिल जाएगा। पता क्यों? क्योंकि वो क्या कहे कि तुम तो डिफॉल्टर हो, तुमने तो धोखा किया, तुमने तो लोन नहीं पे किया। मालिया पूछेगा प्रूफ कहां है? प्रूफ तब होगा जो उसका अकाउंट होगा। इसलिए जब आपका लोन आपसे दिया जाता है, जब आप लोन पे करते वो अकाउंट को डिलीट कर देते हैं पूरा का पूरा। और साथ में क्या करते हैं? अगर आप नहीं पे कर पाए तो आपकी प्रॉपर्टी की कुर्की कर लेते हैं, तो भी वो अकाउंट डिलीट कर देते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को वो बेच देते हैं और बेच के अपनी एसेट बढ़ा लेते हैं, परंतु आपका अकाउंट डिलीट कर देते हैं। आपको उसने लूटा, आपसे पैसा लिया, आपकी प्रॉपर्टी बेची, इसका कोई अकाउंट वो रखता नहीं है, क्योंकि रखेगा तो उसकी लूट का हिसाब फ्यूचर में कोई ना कोई जनता सरकार मोर्चा करने आ जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रूफ भी नहीं छोड़ा, कोई प्रूफ भी नहीं छोड़ा। इसलिए ये लड़ाई छोटी नहीं है। इस लड़ाई को हम जीतेंगे कैसे, यही सवाल है ना। तो अगले सेशन में हम टू द पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे। ये लड़ाई वर्मा जी ने जीत ली है, आपको सिर्फ जानना है कैसे जीते। ओके, ठीक है। तो अभी खाना खा के आओ, फिर हम लड़ाई देंगे। रुको 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 रुकिए 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 रुकिए। अभी ऐसी भूख लगी है
हैं? गोली चली नहीं कि करने लगे काए काए काए। नींद आ गई, नींद खुल गई, खुली कुछ? अभी यहां 70 साल के लोग भी बैठे और भाई बड़े इंटेलिजेंट आईटी एक्सपर्ट भी बैठे, बड़े ज्ञानवान लोग भी बैठे। क्या कभी किसी टीचर स्कूल में या पढ़ाई किसी ने? तो जो पढ़ाई है वह काम की है कि या काम की है जो 3 दिन में हुई? यह है। अपने जो आगे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे तो लड़ने के कितने सारे पैमाने आपके सामने रख दिए। इन पैमानों के लिए अपने को क्या चाहिए? हमने चाहिए लोग, दिमाग, हाथ, पैर, सिर, ये चाहिए ना। जब इसका दड़ाक मारना तो हाथ चाहिए है। हाल क्या? क्यों जी? अगली साइड से बटन दब गया। जब उसके पास जावांगे तो पैर भी चाहिएंगे, हैं? हिसाब मांगांगे तो दिमाग भी तो चाहिएगा। अब तक तो कोई बैंक वाला आके हमारे गांव में किसे हो, हमारे जमींदार ने, हमारे भाई ने किसे हो टेम धमका दे है, भला पैसे नहीं देगा तो जमीन कुड़की हो जाओगी, घर के ताला ला देंगे। जय गांव वाला ने हिसाब मांगना, जब वो कागज दिखा दे या वो खाता दिखा दे, जड़त मेरे तो पैसे दे रहा के इब्बे ले ले। क्योंकि ये भाई बैंक की कोर बैंकिंग में है, मतलब वह बैंकिंग जो सीक्रेट होया करे, उसका हिसाब इन्हें बता दिया कि जब आपको पैसा देता है बैंक तो वो अपने खाते में से माइनस नहीं करता, जोड़ लेता है। बेरा क्यों कर वो जो मान ले है कि मैंने इस मानस से 20 लाख का लोन दे दिया, ले भाई इसके 20 लाख की प्रॉपर्टी तो अपनी हो ली, वो मान ले है उसे दिन, क्योंकि उसने पता है कि जो मैंने व्यवस्था बनाई है बैंक ने, उस व्यवस्था से जिस भी आदमी ने लोन लिया वो आदमी 100% अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर जाओगा। क्योंकि ना इतने नोट छप रहे, ना इतने नोट हैं। ये क्लियर है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर जो आप अपने अपने फायदे के लिए यहां आए थे और अगर मान लो बाय चांस आपके दिमाग में था कि भाई बलारा साहब ने या उसकी टीम के किसी आदमी ने कह दिया था कि इस मीटिंग में आओगा तो तेरी समस्या का समाधान करांगे, जब मान लो ऐसा कहा नहीं किसी तभी वैसे, लेकिन फिर भी अगर न्यू कहा भाई आके एक बार समझ ले, समझ के लड़ाई थोड़ी बड़ी हो जाओगी, तो ईब उसका न्यू समझ में आ गया होगा कि या तेरे बचन तक काम नहीं चला, सब तक काम बचाना पड़ेगा। क्यों जी? और गांव नहीं, पड़ोसी गांव भी बचाना पड़ेगा, और पड़ोसी गांव नहीं, सबका देश बचाना पड़ेगा यो। और जिस दिन आप सबते देश ने बचाने की लड़न शुरू करांगे ना, पूरी दुनिया देखेगी कि इस बैंकिंग वाला ने क्यों कर नाश करा है। और यू दिखावेगा कौन? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिखा सकती, कोई संगठन नहीं दिखाता, केवल आप लोग दिखा सकते हो। जो पक्ष है, जो आपका नाम है जनता सरकार मोर्चा है, कर सका आप आयो काम, इतने मानस इकट्ठे कर सका आप है, कर देंगे। 4, 5, 6 तारीख ने अगले महीने की, क्या तारीख ने? अगला शुक्रवार छोड़ के एक और शुक्रवार ने फिर ट्रेनिंग रखी है, यमुनानगर में रखी है। अपने गांव में तो 5 मानस बेच सको हो, एक आदमी बेच सके, जरूरी है हो। हम कमा तो हमारा इतना में काम चल सके, एक मानस बेच दियो, लेकिन एक मानस में स्पीड स्लो रहोगी। जब आप न्यू जानते हो कि स्पीड फालतू होनी चाहिए, तो उड़ा 5 जाने चाहिए। जो हमारे तैयार हैं, जो उनसे पहले से मैं तो आवेंगे, और भाई नहीं भी बेच पाओ तो भी किसी कोई वो नहीं, या जब अपनी लड़ाई तो मानते हो
तो आपने भेजना मजबूरी है, ठीक है। अर्जन न्यू मानते हो कि भाई ये बौड़े हुए भरे हैं, खाम खाई मारी भी टांग तोड़वाओगे, अपनी भी सिर बढ़वाओगे, भाई फिर बात न्यारी है। क्योंकि ये जीवन मरण की लड़ाई है, ये आखिरी दौर है, ये लोग खुल के आ चुके हैं सामने। जो 1947 में आजादी का नाटक करा था, वो नाटक खत्म करने का टाइम इनका आ लिया। आराम ना हमारे पास मौका है उसने सच्चाई बनाने का, उस आजादी को सच्चाई बनाने का मौका हमारे पास है, और ये उसको परमानेंट करने वाले, उड़ाने वाले हैं कि भाई इनका नाटक खत्म और अब तुम मान लो कि तुम गुलाम हो। आज गांव में 3 दिन में इतना समझ लिया, किस्से पर कुछ नहीं रह रहा, ना रिश्ता रह रहा, ना घर बार रह रहा, ना जमीन रह रही, ना भाईचारा रह रहा, ना गांव रह रहा, कुछ नहीं रह रहा है। वापस बनाना पड़ेगा, शुरू है कति जीरो है, ये इनको भी पता है। ये इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले हैं, या ध्वस्त होगी जो भी व्यवस्था चल रही है, इसको ध्वस्त करने के लिए ये अपने किराए के आदमियों को खड़ा करेंगे। ये अपने ही लोगों को, जिन लोगों को ये टेलीविजन पे दिखाते हैं, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को या किसी संगठन को खड़ा करेंगे सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। जैसे अन्ना हजारे को खड़ा किया था कांग्रेस के खिलाफ हवा बनाने के लिए, अब बीजेपी को के खिलाफ हवा बनाने के लिए किसी और संगठन को खड़ा कर देंगे। वो सामने वाले ये इन्हीं के आदमी हैं। अन्ना भी इन्हीं का आदमी लिखड़ा, केजरीवाल भी इन्हीं का लिखड़ा, कांग्रेस भी इन्हीं की लिखड़ी, बीजेपी भी इन्हीं की लिखड़ी, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां सारी हैं लिखड़ी, और जितनी रीजनल पार्टियों को खत्म करने का खेल भी यही चल रहा है। जो सी पार्टी इनकी गेल आ जाएगी वह जीवेगी, जो नहीं आंधी उन्हें खत्म कर देंगे। पॉलिटिकल पार्टियां आपको नहीं बचा पाएंगी, ये आंदोलन भी आपको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आंदोलन से केवल आप लोग सरकार गिरा सकते हो, या कल को आने वाले टाइम में सरकार बना सकते हो, व्यवस्था नहीं बना सकते आप। व्यवस्था के लिए आपको गांव में आदमी चाहिए। अगर व्यवस्था, अगर मान लो जिसकी आप पसंदीदा सरकार बनाना चाहते हो, मुख्यमंत्री उसको बना दिया, प्रधानमंत्री उसको बना दिया, बनाने के बाद उसने फरमान जारी किया कि यो काम न्यू करना है, जो उस काम को ऊपर से लेके नीचे तक चलने वाली व्यवस्था है वह तो उनकी बनाई ओढ़ है ना, वह आपकी है ही नहीं। जो बीच में जो नौकर इसको काम करने वाले हैं वो तो आपके हैं नहीं ना, तो वो कर ही नहीं सकता। आखिर में या तो वो मतलब उन्हें के जैसा हो जाएगा, और नहीं तो उसको मरना पड़ेगा। इसका एक ही रास्ता है कि हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर बोलने वाले समझे हुए जनता सरकार मोर्चा के लोग बैठे हों, जिनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ ना हो, और गांव के न्यू समझ में आ जाए कि इन मनसन है, समझ है, बेड़ा है। कुछ समझ डेवलप हुई आपकी इतने दिन में, 3 दिन में हो गए, क्योंकि मारते कुछ लोग न्यू का आधार कुछ नहीं होता, इन ट्रेनिंग आता है, हो सके है इसके अलावा कोई रास्ता है क्या आप पे है? क्योंकि जब तक आप लंबा टाइम नहीं बैठांगे, कमाल की बात क्या है, आप 3 दिन से हो एक मानस मना, आपने भी देखे होंगे दुनिया जान के सेमिनार, दुनिया जान के काम, कोई मानस नहीं बैठता सेमिनार हॉल में, एक मानस नहीं उठ के गया बाहर जब तक कभी इमरजेंसी नहीं आ जाए। क्यों जी? या इस बात का सबूत है कि हम कति ठीक राह पे हैं। आने वाले टाइम में जो दूसरी लेवल की ट्रेनिंग है 10 से 16, वो शिमला में हमारा करने का प्लान है, और उसके लिए जो जो साथी आना चाहेगा वो साथी अपना अभी बता देंगे, अपने साथियों को मैसेज कर देंगे। सुनील भाई का नंबर आपके पास है, और किसी का नंबर आपको दे देंगे जाते हुए। कर्ज मुक्ति के लिए आपको बता दिया था, यो खेल आपने समझ में आ गया। आपने ना किसी का दिमाग खराब करने की जरूरत, ना किसी से फालतू सलाह, और सवाल पूछो जेन्युइनली, अपना व्यक्तिगत सवाल होना, खालती पे मेरा जो जुगाड़ हो जाएगा उसका कुछ नहीं करना। अपने लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और अपना जो बैंक का नोटिस आ रहा है वो भेज दो, आपके कागज तैयार हो जाओगे। सरकार तो हमने कुछ सवाल पूछने हैं, बैंक से सवाल पूछने हैं, वह सवाल के जवाब उन बैंक का दौरा है ही नहीं। जब मैं बैंक आगे देवेंगे तो मार दौरा आगे जवाब पड़े हैं। वर्मा जी ने आपने बता दिया, इतना पोथा उन दौरा दरिया है, कोई टेंशन नहीं है, सारे कागजा के सारे जवाब मार दौरा पहले दरे हैं। हम किसी मरोड़ में बोल रहे, हाँ सरेआम खड़े हो गए। वो जो मंडी गांव में आपने देखा होगा,
ताला तोड़ा हमने, ताला तोड़ के उस मालिक तक उसका मकान का कब्जा दिलवाया, क्योंकि बैंक को चिट्ठी डाल दी थी हमने। बैंक को पूछा था भाई तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया है, अगर तुमने नहीं किया है तो हमको एक चिट्ठी लिख के भेज दो ना कि हमने कौन करा। भाई बताने में क्या तकलीफ है बैंक ने। आप एक बात देखो, सारे समझदार लोग हो, हमने बैंक तक न्यू गया तने हमारी गेल गलत कराम करा, तने हमारी गेल फ्रॉड करा। तो अगर बैंक ने नहीं करा तो बैंक का मैनेजर मोड़ मार के लिख के भेज दो उल्टा, कौन करा। और सच्चाई यह है 6-6 महीने कागज दाबिया बड़े मरे बेटे ना आवर देना ना कर दे। इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने बेरा जवाब देंगे फंसेंगे उल्टा। आ करे तो फंसे, ना करे तो फंसे, क्योंकि वो कागज देख के नहीं समझ रहे तो सारे कागज ले रहे मरे बेटे, तो इन तक की कमा। तो इसलिए फिर अपन आखिर में क्या करना पड़ेगा, ये तो कोर्ट जो है उन पे भरोसा भाई मेरे को तो है नहीं पर्सनली, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि उसमें अमीर आदमी का केस तो फटाफट चलेगा, सरकार जिसने निपटाना चाहा उसने तो सजा चुटकियां मिलेगी, और जिसने लटकाना चाहा बचाना चाहा उसका केस कदे भी आखिर तक पहुंचता नहीं, वो जमानत पे पूरी जिंदगी काट दे है। फिर डेट कई कई साल की चाल है। मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यवस्था ऐसी है कि गरीब आदमी पिसता रहेगा, कोर्टा तो डरता बेचारा, कोर्टा में वकील राक्षसों की तरह न्यू मुंह बोया न्यू देख कौन आया मुर्गा, गांव का मानस को जा चले तहसील में सब न्यू चारू करना न्यू, अरे केस करा देंगे, एफिडेविट करेंगे, टाइपिंग करा देंगे, ये करा देंगे, जमानत करा देंगे, वो करा देंगे, कोई काम हो खड़े पावांगे उनके दलाल है। कितने का केस दिखा, कागज दिखा, कागज दिखा। अब डीआर टीम चले जाओ आप, डीआर टीम में वो खाओ वो मगरमच्छ नु बैठे पाओ है, जान दे कलम देखा, इन्हें देख ले कितने का केस है। अच्छा 20 लाख का, आजा मैं बताऊंगा तेरा 4-5 लाख में करा देंगे, 5 साल लटका, हाँ 5 साल लटका देंगे, 5 साल की तना रियायत मिल जाएगी, और मेरे लाख एक रुपये लागेंगे। करे है ना, निवे करते होंगे जी डिट्टो, और कुछ नहीं, फिर भी 4-5 लाख दुआ में जमीन फिर भी उन्हें करा कि सेटलमेंट का नाम हुआ होगा, हम सेटलमेंट नहीं कराते भाई, हम माफी की भीख नहीं मांगते किसी से, आप तो नहीं कहा पूरा देंगे, ठोक बजा के देंगे, लेकिन पहला में हिसाब लेंगे, क्यों जी, जो ठगी का हिसाब लेंगे। मैं ये कहता हूं अपनी तैयारी को अपने गांव में मजबूत कर लो। जनता सरकार मोर्चा के मेरा टारगेट ये है भाई साहब कि अपने पास तैयार करे हुए ट्रेंड 700 मानस हमारे पास 2 लोट में अपनी दूसरे लेवल की ट्रेनिंग आप कर दें, ताकि कम से कम 10 गामा पे एक मानस तो हो जिससे मिल ले हमारा मानस जाके। गांव के मानस ने दिक्कत है, सबते गांव ने तकलीफ है, मान लो कोई दिक्कत गांव के समझ में आ गई, एक शिक्षा वाले क्षेत्र में काम करना चाहे, हेल्थ वाले में करना चाहे, दूसरे मुद्दे पर करना चाहे, किससे मिलेगा जाके यार, मैं तो मैसेज करेगा कौन है यार टाइम। मैं ये छोटी छोटी बात के जवाब क्यों कर दे अंदर रहूंगा सारी, मतलब वह बात जो आज तक 7-8 साल पहले मैं शुरू करी थी, वह बात आज शुरू तक बताना शुरू करूंगा, तड़के चलेगा, सांस दिमाग खराब हो रहा है, इसका आगे लेकर के बात करांगे तो कुछ बात पड़ेगी ना, नहीं समझे आप बात। तो भाई सिंपल बात उड़त कर लो, उस्ताद के बात समझनी है, दूसरा मानस रहा उससे ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करे, तीसरा मानस रहा उससे ज्यादा अटेंड करे, चौथा रहा, और जब किसी का कोई भी बात समझ में ना आती फिर हम बैठे यहां, तो वो चीज समझे हुए मानस कितने का इस बात पर निर्भर करेगा कि आप लड़ाई में कितना तावड़ा जीत लोगे, और ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि भाई आप ट्रेनिंग के लिए कितने लोगों को तैयार कर पाएंगे अपने गांव राम में तय, अपने लोगा में तय। आए हो बेशक व्यक्तिगत स्वार्थ से, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूं अपना मन में गदगद हो यार नुमान के इतनी बड़ी लड़ाई ने देख कई तो व्यक्तिगत स्वार्थ लेकड़े गया होगा मानस का, क्यों जी भाई तो भीतर में जा गया होगा भाई एक दूसरे मानस का और भला करा कम से कम। अरे भाई कोई और चीज देख के कोई जनता सरकार मोर्चा से जुड़ेगा, जो उसके कोई और मकसद होंगे समाज के अतिरिक्त, अगर उसके कोई और ध्येय होंगे, तो भाई फिर ये है कि वो थोड़े दिनों के बाद अपने आप ही सबको मालूम पड़ जाएगा। कोई समय के पास हर सवाल का जवाब होता है कि कौन किसा है। फिलहाल
सामान हमने घना दे दिया आप तय, कॉपी पेन आप ले भी नहीं रहे थे, उनमें तक कुछ ऊपर को गई होंगी, कुछ समझ में आई होंगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर लगभग हर हिस्से की चीज़ हमने सीधी सिंपल से सिंपल बताने की कोशिश करी है। अभी भी आपको फाइनली कुछ बताना बाकी है। आपको लंच के बाद सेशन छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे खाने के बाद में, और फिर जिसकी ट्रेन या बस है वो बीच में ही बिना बताए उठ के निकल जाना, अगर लंबा चलता दिखाई दे रहा हो तो, ठीक है ना जी। मतलब हमारे को ये मालूम है कि जो कर 3-4 साथी कहन आए, बोला जी इतने के बजे तई छोड़ दो, मम्मी के छोड़ दूंगा यार, फरी आदमी हो तुम 18 साल तो ऊपर के वैसे अपनी मर्जी के, मतलब बोला ना जी इतना आप खत्म नहीं करो, इतने नहीं जावा है। अब बोला भाई जो सी खास सी बात हो शरूम बता लियो, बाकी चीज लास्ट में। तो वह बात है कि आप यूं समझ लो कि जो सी बात रह जाएगी सवाल में सवाल होगा, वह दूसरी ट्रेनिंग में आ जाएगी, जब रह जाएगी वह तीसरी में आप तो फिटते रहेंगे। ये तो पहले दिन की बात है, अब आया मुलाकात तो खत्म थोड़ा करांगे, हम तो न्यू उम्मीद करांगे जित भी न्यू बेड़ा लाग जाए, जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग है, सारे पहुंचो अपना 5-5, 7-7 मनसान लेकर, क्योंकि एक तो आप बताओ अरे गुड़ा खड़े होगा, हम बताओ, उसमें फर्क है ना, सारा फर्क है। तो उसमें क्या होगा कि अपने गांव के मानस आपके नजदीक में कोई आ गए, क्योंकि हम अभी ओपन में नहीं आ रहे, मैं फेसबुक पे नहीं डालता, कोई वीडियो नहीं बनाता, भाई सार में ट्रेनिंग हो गया, आपने देखा होगा ना, कोई नहीं डाल लिया हमने। उसका कारण क्या है कि अगर मैंने पहले डाल दिया होता ना तो भाई साहब अपना प्रोग्राम होने नहीं देना था प्रशासन ने। पलवल में ऐसा 2 बार कैंसिल हुआ, पलवल में हमारी ट्रेनिंग, एसी हॉल बुक करा, कॉलेज में बड़ा बढ़िया प्रोग्राम था, हमारे साथी को फोन करा, वो सोमदेव है, गया जाके कॉलेज में खड़ा होया, उड़ा पुलिस वाले बैठे, CID वाले बैठे, और मालिक तक कह रहे बोला जनता सरकार मोर्चा का प्रोग्राम करवा दिया, तेरी मन तरद हो जाएगी, CM साहब ने मना किया है, मगर आप इतने ठाटे हो रहे। अगर CM हाउस में तो स्पेशल फोन आया हमारे प्रोग्राम कैंसिल करने, इसका मतलब सरकार के खटका तो हो लिया ठाटा, बेरा उड़ा है, ये मानस बड़े कसूर है मरे बटे है, इन्हें सारे डाल के तो लालच देगी देख लिए, सारे डरा के देख लिए, जेल भेज के देख लिए, मानने नहीं रहे मरे बेटे। तो यूं समझ लो सरकार ने बेरा लाग लिया है। मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूं कि इतने सरकार अगला कोई कदम ज्यादा कड़ा उठा ले उससे पहले मार दो रहे, ट्रेंड लोगों की एक टीम हो जिससे जनता सरकार मोर्चा कॉन्टिन्यूअसली एक लंबे पथ पे चल पड़े। अभी के लिए इतना ही, नाश्ता खाने के बाद फिर मिलते हैं। जय हिंद।